हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? बिल्कुल। नवरात्र भी स्टार्ट हो चुके हैं तो सभी के लिए जय माता दी एक बार। आज हम जो है जनरल साइंस में जो है हमने लास्ट जो क्लास ली थी वो आनुवंशिक जो रोग है उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। और आनुवंशिक रोग में ही हमने हीमोफीलिया के बारे में अध्ययन किया है। किसके बारे में? हीमोफीलिया के बारे में, जिसमें जो है शरीर के किसी भी स्थान से, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो वही हो, किसी भी स्थान से यदि ब्लड कट घाव हो जाता है तो ब्लड जो है वो लगातार रूप से धीरे धीरे करके निकलता रहता है और व्यक्ति की जो है मृत्यु भी हो जाती है। उसके बारे में हमने कल पढ़ा था, जो कि हमारा लास्ट वीडियो जो है उसमें हमने पढ़ा है। आप उस वीडियो को देख सकते हो दोबारा। आज जिस आनुवंशिक रोग की हम बात करने वाले हैं वो आनुवंशिक रोग है वर्णांधता। क्या? कलर ब्लाइंडनेस जिसको हम कहते हैं, वर्णांधता जिसको कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग में ही पढ़ रहे हैं हम वर्णांधता। क्या? वर्णांधता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस भी बोल सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस। मैंने आपको बताया कि जो आनुवंशिक जो रोग होते हैं, ये आनुवंशिक रोग जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनका क्या होता है? संचरण होता है। अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जो आनुवंशिक रोग हैं लगातार रूप से क्या करते रहते हैं? संचरण करते रहते हैं। अब बात आती है कि ये जो आनुवंशिक रोग हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हुए किसके माध्यम से हैं? तो सीधी सी बात है, गुणसूत्र जो है, उन गुणसूत्र पर जो है जीन होगा कोई ना कोई इस बीमारी से संबंधित, इस रोग से संबंधित, तो उस जीन के माध्यम से ये जो लक्षण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाएंगे। आनुवंशिक रोग जो है, मैंने आपको बताया था कि लिंग संलग्न प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? लिंग संलग्न प्रकार के होते हैं, अलिंग होते हैं और ऑटोसोमल होते हैं, जो दोनों होते हैं। ठीक है। तो हमने हीमोफीलिया के बारे में जब जानकारी प्राप्त की थी तो हीमोफीलिया एक प्रकार का लिंग संलग्न रोग है। इसी प्रकार जो वर्णांधता जो रोग है, ये वर्णांधता रोग भी क्या है? लिंग संलग्न रोग है। कैसा है? लिंग संलग्न रोग है। और इस रोग को जो प्रभावित करता है वो जो एलील है, इस रोग को प्रभावित करने वाला जो एलील है वो एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। किस पर पाया जाता है? एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। किस पर पाया जाता है? एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। अर्थात यूं कह सकते हैं हम कि ये जो रोग है वो एक्स संलग्न प्रकार का है। कैसा है? एक्स संलग्न लक्षण वाला गुणसूत्र होगा। होगा या नहीं होगा? क्योंकि जैसे नर जो है उस नर में एक्स वाई होता है और मादा में एक्स एक्स होता है, तो ये जो नर है इसका एक्स गुणसूत्र और मादा में तो दोनों ही एक्स है। तो नर में जैसे ये एक्स गुणसूत्र पर जो है वर्णांधता का जीन है या एलील उपस्थित है, और ये जो एक्स गुणसूत्र है इसमें वर्णांधता का एलील या जीन उपस्थित है। ठीक है, दोनों में उपस्थित है, लेकिन मादा में तो दोनों ही एक्स होते हैं। यदि मादा में एक एक्स गुणसूत्र पर वर्णांधता का एलील उपस्थित है तो कैसा होता है? रेसेसिव होता है। कैसा होता है? रेसेसिव होता है। कैसा होता है? रेसेसिव। इट मींस अप्रभावी। कैसा होता है? अप्रभावी होता है, अर्थात इफेक्टिव नहीं होगा। यदि एक ही है, यदि दोनों पर यदि एक्स, दोनों एक्स पर यदि वर्णांधता का एलील उपस्थित है तो वो कैसा होगा? डोमिनेंट होगा। कैसा होगा? डोमिनेंट होगा। लेकिन ये कंडीशन जो है 1 या 2% पाई जाती है। कौन सी वाली? ये वाली, कि महिलाएं जो हैं इस रोग से ग्रसित हो, तो ये जो कंडीशन है वो 1 से 2% पाई जाती है, अर्थात ज्यादा नहीं पाई जाती है। लेकिन नर में, मनुष्य में यदि बात की जाए नर में, तो एक ही एक्स गुणसूत्र है और उस एक्स गुणसूत्र पर यदि वर्णांधता का जीन पाया जाता है तो मनुष्य जो है इस रोग से क्या होते हैं? मतलब नर जो है वो इस रोग से क्या होंगे? ग्रसित होंगे। कैसे होंगे? ग्रसित। एक्स संलग्न लक्षण की यदि बात की जाए तो जब किसी रोग को प्रदर्शित करने वाला यदि जीन है या एलील है वो एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। किस पर पाया जाता है? एक्स गुणसूत्र।
अब ये जो एक्स गुणसूत्र है वो नर में भी है और मादा में भी है, दोनों में है, तो दोनों पर पाया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यदि बात की जाए कि इस रोग की जो वाहक है वो कौन होती है, मादा होती है। कौन होती है, मादा होती है। क्या, वाहक। वेक्टर का काम जो करेंगी वो कौन है, मादा। क्या, मादाएं जो है इस रोग की वाहक का कार्य करती हैं। मादाएं जो है कभी भी इस रोग की जो है मादाएं जो है इस रोग की वाहक होती हैं, कभी भी इस रोग से ग्रसित नहीं होती हैं। 1 या 2% में यदि बात की जाए तो सिचुएशन अलग होती है जिससे कि ये जो है प्रभावित होती हैं। तो लिग्न, ये जो वर्णांधता जो रोग है इसमें व्यक्ति को जो है, समझ में आ गया होगा ये आपके, वर्णांधता जो रोग है इस रोग में व्यक्ति को नीले, हरे और लाल जो रंग है उनमें विभेद नहीं होता है। ये जो वर्णांधता है वो 2 प्रकार की है। रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस, और दूसरी जो है वो क्या है, ब्लू ब्लाइंडनेस। ब्लू ब्लाइंडनेस मतलब लाल हरी वर्णांधता और नीली वर्णांधता। वर्णांधता जो है वो 2 प्रकार की है, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस और ब्लू ब्लाइंडनेस। रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस का मतलब यह है कि इस रोग से जो ग्रसित जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को लाल और हरे रंग में विभेद नहीं हो पाता है। चित्रकार हुए, पेंटर हुए, या फिर यातायात मतलब जो लोग गाड़ियां चलाते हैं उन लोगों को जो है इस बीमारी से बहुत सामना करना पड़ता है। पेंटर जो है रंग पेंटिंग करेगा तो कलर में यदि विभेद नहीं कर पाएगा तो हो सकता है कि कलर जो है मिक्सिंग भी हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति वाहन चला रहा है वो वर्णांधता रोग से ग्रसित है तो सीधी सी बात है, रेड सिग्नल होगा तो उसको रेड नहीं दिखेगा, हरा होगा तो उसको हरा नहीं दिखेगा, तो उसको प्रॉब्लम आती है। ब्लू ग्रीन या फिर रेड जो वर्णांधता है, ये वर्णांधता जो है व्यक्ति में जो है, मनुष्य में एक्स जो गुणसूत्र है, क्या, एक्स गुणसूत्र जो है, इस एक्स गुणसूत्र पर जो है वर्णांधता का क्या पाया जाता है, एलील पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एलील, जो कि वर्णांधता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यदि इस एलील के स्थान पर इसका अप्रभावी कारक आ जाता है, क्या आ जाता है, अप्रभावी एलील यदि आ जाता है तो वर्णांधता क्या होती है, प्रभावित होती है। अर्थात जो हमारी रंग की जो कोशिकाएं आंखों में पाई जाती हैं, ये जो एलील है वो रंगा कोशिकाओं को क्या, रंगा कोशिकाओं को क्या करता है, रंगा कोशिकाओं को प्रभावित करता है। क्या करता है, प्रभावित। ये जो रंगा कोशिकाएं हैं वो हमारे आंख में रेटिना पर जो है रंगों का विभेद करने का कार्य करती हैं। क्या कार्य करती हैं, रंगों का जो विभेद है उस रंगों का विभेद करने का कार्य कौन सी कोशिकाएं करती हैं, रंगा कोशिकाएं करती हैं। लेकिन जब ये जो एलील है वो अप्रभावी हो जाता है तो मनुष्य जो है वो रंगों में विभेद करना बंद कर देता है। अर्थात वो जो है लाल, हरे या नीले रंग में विभेद करना उसको मुश्किल हो जाता है, वो रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। तो आपको इतना याद रखना है कि कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक प्रकार का लिंग संलग्न रोग है जो कि मनुष्य में एक्स लिंग गुणसूत्र पर, किसका, एक्स लिंग गुणसूत्र पर जो है इसका एलील पाया जाता है। किस पर पाया जाता है, एक्स लिंग गुणसूत्र पर इसका एलील पाया जाता है। यदि बात की जाएगी कि ये जो जीन है वो कैसा होता है, रेसेसिव होता है। कैसा होता है, रेसेसिव होता है। अर्थात ये जो जीन है वो कैसा होता है, अप्रभावी होता है। कैसा होता है, अप्रभावी होता है। व्यक्ति को जो है सामान्य रूप से लाल, हरे और नीले रंग में जो है विभेद करना मुश्किल हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। याद रखना है, महिलाएं जो है, मादाएं जो है इस रोग की जो है हमेशा क्या होती है, वाहक होती है। 1 या 2% बात अलग है कि मादाएं इस रोग की वाहक नहीं हो, इस रोग से ग्रसित हो, लेकिन जो है ज्यादातर देखा जाता है कि महिलाएं जो है इस रोग से कैसी होती हैं, ग्रसित नहीं होती हैं। हमेशा इसकी क्या होती है, वाहक होती है। कैसी होती हैं, वाहक होती हैं, अर्थात वेक्टर होती हैं।
बात करते हैं वर्णांतता की वंशागति की। किसकी? वर्णांतता की वंशागति। देखो वर्णांतता की वंशागति की वंशागति मैं यहां पर लिख देता हूं कि एक्स वाई जो है वो सामान्य पुरुष, ठीक है। एक्स वाई यदि इस पर वर्णांतता है तो ये कैसा होगा? रोगी पुरुष, ठीक है। एक्स एक्स सामान्य मादा, क्या? एक्स एक्स सामान्य मादा और एक्स एक्स वाहक स्त्री, क्या? वाहक स्त्री, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि होता क्या है। एक्स वाई को याद रखने की जरूरत है नहीं, सामान्य पुरुष है, एक्स एक्स सामान्य मादा है। यदि मनुष्य में, नर में यदि एक्स लिंग गुणसूत्र पर यदि वर्णांतता का जीन है तो वो रोगी पुरुष होगा, और यदि मादा में एक एक्स गुणसूत्र पर यदि वर्णांतता का जीन उपस्थित है तो वो जो मादा है वो कैसी होगी? वाहक होगी, अर्थात वेक्टर होगी। मैंने बता दिया है आपको, यदि एक्स एक्स दोनों पर है तो वो क्या क्या होगी? रोगी मादा होगी। कैसी होगी? रोगी, ठीक है। लेकिन ये जो कंडीशन है बहुत कम अप्लाई होती है, ठीक है। तो पहली वंशागति जो है हम यहां पर पढ़ते हैं वो क्या है कि सामान्य पुरुष, सामान्य पुरुष का जो क्रॉस है वो यदि वाहक स्त्री से करा दिया है। किससे? वाहक स्त्री से, ठीक है। तो देखो सामान्य पुरुष एक्स वाई, वाहक स्त्री एक्स एक्स, ठीक है। ये तो करना सीख ही गए होंगे आप लोग, इतना कर दिया है अब तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। समकरण में मेंटल में भी खूब पढ़ा था, अब भी पढ़ रहे हैं इसको, तो प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज आसानी होने लगेंगी, ज्यादा कोई मुश्किल है नहीं। ये देखो इसको इससे मिलाया है, इसको फिर इससे मिलाया है, इसको इससे, देन इसको इससे। अब देखो यहां पर आप लोग देख तो रहा है ना सभी को। ये देखो कि एक्स वाई, ये वाला जो एक्स है वो इससे आकर मिला, ठीक है। तो क्या बना? एक्स एक्स। ये वाला एक्स जो है वो इस एक्स जीरो से आके मिला, ठीक है, ये लिख दिया। ये वाला एक्स इस वाई से मिला, और ये वाला जो वाई है वो इस एक्स से मिला, तो ठीक है। अब देख क्या रहा है यहां पर कि ये क्या है? सामान्य पुत्री है या नहीं? एक्स एक्स है, कोई वर्णांतता का जीन उपस्थित नहीं है। ये क्या है? वाहक पुत्री, क्या? वाहक, क्योंकि एक एक्स गुणसूत्र पर जो है वर्णांतता का एलील उपस्थित है, इसलिए क्या है? वाहक। ये सामान्य पुत्र, ठीक है। और ये क्या है? रोगी पुत्र, क्या? रोगी पुत्र, ठीक है। अब यहां पर यदि रेशो देखा जाए तो 25%, 25% क्या है? सामान्य पुत्री, ठीक है। 25% यदि देखी जाए तो वाहक पुत्री, वाहक पुत्री। एक्स वाई 25% है, ठीक है। एक्स वाई 25%, तो ये क्या है? सामान्य पुत्र, ठीक है। और लास्ट जो देखा जाए तो एक्स जीरो वाई है जो कि मेल का है, तो ये कैसा होगा? रोगी, क्योंकि एक एक्स गुणसूत्र पर क्या है? वर्णांतता का एलील उपस्थित है। तो जब सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री में यदि आपस में क्रॉस होता है तो देखा जाता है कि 25% सामान्य पुत्री,
XX0 वाहक पुत्री 25%, XY सामान्य पुत्र और X0Y रोगी पुत्र हमें प्राप्त होता है। कब? जब सामान्य पुरुष का जो क्रॉस है वो वाहक स्त्री के साथ कराया जाता है। तो एक कंडीशन तो ये है जिसमें हमें रोगी पुत्र प्राप्त हो रहे हैं और वाहक पुत्री हमें प्राप्त हो रही है। दो जो है वो सामान्य है। ठीक है, अगली समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया है, सामान्य पुरुष का जो क्रॉस है वो वाहक स्त्री से कराया है। फर्स्ट कंडीशन तो ये अप्लाइड हो गई। ठीक है, अगली कंडीशन जो देखते हैं, यदि आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट करना है तो कर लीजिए जल्दी से। कुछ नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है और क्रॉस कराना है। बस पहचानना ये है कि वाहक कब होगा, रोगी कब होगा, ये मैंने आपको अभी अभी बताया ही है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं। देखिए सेकंड जो कंडीशन है, वो जो सेकंड कंडीशन क्या होगी, हमने पहले क्रॉस कराया है सामान्य पुरुष का वाहक स्त्री से। अब जो क्रॉस कराएंगे हम रोगी पुरुष का सामान्य स्त्री से कराते हैं। किससे? रोगी पुरुष का सामान्य स्त्री से। X0Y और सामान्य स्त्री क्या होगी? XX। दोनों के बनाओ गैमीट। क्या बनाओगे? गैमीट, जो कि हम बनाना जानते हैं, इसको बार बार में बताने की जरूरत है ही नहीं। अब देखिए होता क्या है, बन गए गैमीट, बन गए सर, बन गए। देखो अब इसका जो क्रॉस है वो इससे कराया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख के भेज दिया करो। इसका इससे करा दिया, आ रहा है यहां तक समझ में? इसका इससे करा दिया और देन इसका इससे करा दिया। अब देखो भाई होता क्या है यहाँ पर, देखो देखो देखो, ये जो X0 है इसका क्रॉस कैसे हुआ? X से हुआ, तो इसको हम लिख देंगे X0। ठीक है, इस वाले X0 का क्रॉस इस वाले से हुआ। देखो भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। देखो इस वाले X का, इस वाले Y का क्रॉस इस X से XY, ये तो नॉर्मल है भाई। ये वाला Y और ये वाला X, ये भी नॉर्मल है भाई। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, पंगा क्या हो गया। देखो जब रोगी पुरुष का जो क्रॉस है वो यदि सामान्य स्त्री से यदि कराया जाता है तो 50% जो है X0 मतलब वाहक पुत्री प्राप्त होती है जी। क्या प्राप्त होती है? पुत्री प्राप्त होती है। कितनी? 50%। दो का रेशो है ना भाई, दो है। अगला यदि देखा जाए तो 50% यदि देखा जाए तो XY जो कि क्या है? सामान्य पुत्र है। क्या है भाई? सामान्य पुत्र है। समझ में आ रहा है? जब रोगी पुरुष का जो क्रॉस है वो सामान्य स्त्री से यदि कराया जाता है तो 50% जो है हमें वो वाहक पुत्री प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? वाहक पुत्री। और 50% हमें सामान्य पुत्र प्राप्त होते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ था? एक वाहक पुत्री 25%, यहां पर दोगुना हो गया भाई। नवरात्रा भी चल रहे हैं, ध्यान रखो। ठीक है, तो रोगी पुरुष का जब क्रॉस है वो सामान्य स्त्री से कराया तो डबल हो गया, अर्थात वाहक जो पुत्री है वो वाहक पुत्री कितनी प्राप्त हुई? 50%। कितनी प्राप्त हुई? 50%। ये हमारी सेकंड कंडीशन थी। अगली समझ में आ गया? लिख सकते हो, लिखना चाहो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में लिख लिया करो। समझ में तो आ रहा है ना? अगली जो कंडीशन है वो कंडीशन देखते हैं। ये सेकंड कंडीशन अप्लाइड हो चुकी है अपनी। थर्ड जो कंडीशन है उस कंडीशन में यदि रोगी पुरुष का यदि क्रॉस, क्या? रोगी पुरुष का यदि क्रॉस वाहक
स्त्री से करा दिया जाए, किससे करा दिया जाए, स्त्री से करा दिया जाए, तो भाई रोगी पुरुष का क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या होगा रोगी पुरुष। अरे भैया क्यों सोच रहे हो, एक ही तो एक्स है। वाहक स्त्री, वाहक स्त्री, वाहक स्त्री, एक एक्स गुणसूत्र पर वर्णांधता का एलील यदि उपस्थित है तो वो कैसी है, वाहक। हमेशा इस रोग में जो महिलाएं हैं वो इस रोग की वेक्टर होती हैं। कैसी होती हैं, वेक्टर होती हैं। बनाइए गैमेट, बनाइए बनाइए, बन गए। सर हमसे तो बन ही नहीं रहे, कोशिश करोगे तो बन जाएगा, कोशिश नहीं करोगे, अरे बहुत मजा आता है देखो बनाने में। ठीक है, इसका क्रॉस इससे, इसका क्रॉस इससे, इसका क्रॉस इससे, फिर इसका क्रॉस इससे। भैया क्या बना देखो, x x0। ओ भाई यहाँ तो खेल ही अलग हो गया। देखो देखो क्या हुआ यहाँ पर, अरे कुछ नहीं हुआ, देखो मजेदार चीज है यहाँ पर। इसका क्रॉस इससे, भैया देखो क्या हुआ यहाँ पर, जब रोगी पुरुष का जो क्रॉस है वो वाहक स्त्री से कराया तो भाई गजेदार मजेदार चीज निकली है, रोगी पुत्री प्राप्त हुई है भाई साहब, रोगी पुत्री। ये कैसी है, वाहक। ये कैसे है भाई, सामान्य है। लड़के तो सीधे ही होते हैं भाई हमेशा, है ना। रोगी भी ये होता है बेटा, ये तो एक्सेप्शन है, 1-2% होता है, ये तो रोगी होती नहीं, ये तो वाहक होती है, बीमार करने का काम करती है। ठीक है, तो देखो भाई रोगी पुरुष का जब क्रॉस है वो वाहक स्त्री के साथ कराया जाता है तो देखो यहाँ पर 25% तो जो है 25% वाहक पुत्री प्राप्त होती है। कैसी, वाहक पुत्री, एक्स वाहक पुत्री प्राप्त होती है। ये देखो 25% जो है, 25% क्या प्राप्त होती है, रोगी पुत्री। याद रखना कंडीशन, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि जो है किस कंडीशन में जो है हमें रोगी पुत्री प्राप्त होंगी। तो याद रखना रोगी पुरुष का जब क्रॉस है वो वाहक स्त्री से कराया जाता है तो संतति में जो है रोगी पुत्री हमें देखने को मिलती है। कितनी, 25%। और भाई 50% जो है वो क्या है, सामान्य पुत्र। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। कंडीशन मोस्ट है, क्यों, एक्सेप्शन निकला भाई इसलिए मोस्ट है। 2 कंडीशन पढ़ी उनमें तो निकला नहीं, थर्ड में निकला है तो एक्सेप्शन है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, जो चीज नॉर्मल होती है उसको पूछते ही नहीं है, एक्सेप्शन पूछा जाता है। यदि दे दिया कि रोगी पुत्री जो है किस कंडीशन में प्राप्त होती है, चारों कंडीशन लिख देगा, जितनी कंडीशन है वो लिख देगा और आपको पहचानना पड़ेगा। तो वहां पर एक एक को करने तो बैठोगे नहीं, याद रखना है। ठीक है, रोगी पुरुष का क्रॉस जो है वो वाहक स्त्री से यदि कराया जाता है तो हमें संतति में रोगी पुत्रियां प्राप्त होती हैं। रेशो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। पढ़ते हैं अगली कंडीशन। अब भैया एक कंडीशन और करा के देखते हैं उसमें क्या होता है। यहां तक तो आ गया समझ में, नहीं आया कमेंट में लिख दो भाई, नहीं आया हो तो, कोशिश करूंगा और अच्छे से समझाने। अगली जो कंडीशन है वो कंडीशन देखते हैं, देखें, देखना चाहोगे, लो देख लो भाई। यदि रोगी पुरुष है कोई, ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, रोगी पुरुष का क्रॉस, और यदि रोगी किससे करा दें हम, स्त्री से करा दें। ओ सर ये तो बहुत अच्छी कंडीशन हो गई है ना। ठीक है, लो भाई साहब, ये लो, खुश हो गए अब तो, ये भी रोगी हो गई है ना। जब से परेशान थे कुछ लोग कि भाई सर मेल ही क्यों होते हैं, फीमेल क्यों नहीं होती। भाई 1-2% में एक्सेप्शन है, हो जाती है कई बार गलती का। ठीक है, देखो रोगी पुरुष का जो क्रॉस है वो यदि रोगी स्त्री से यदि करा दिया जाए तो कंडीशन क्या बनेगी, देखो भाई।
बहुत बुरी कंडीशन होने वाली है यहाँ पर। सब कुछ झोल हो गया यहाँ पर, देखो यहाँ पर देख रहे हो, शुरुआती परिणाम चुनाव के नहीं है, रोगियों के हैं। देखो भाई साहब यहाँ तो बहुत ही गलत हो रहा काम, तुम जो चाहते थे वही रिजल्ट मिलने वाला तुम्हें। ये लो भाई साहब, हो गई तुम्हारी आत्मा को शांति मिल गई, तुम भी रोगी और हम भी रोगी, है ना, वही वाली चीज हो गई। ये देखो भाई 50-50 हो गया रेसो, अब कोई टेंशन नहीं है। जब से लड़के दुखी हो रहे थे कि सर मादा को क्यों नहीं होता, नर को ही क्यों होता है, तो रोगी पुरुष का यदि क्रॉस यदि रोगी स्त्री के साथ करा दिया जाए तो गैमीट बनाए सबसे पहले, इनको बनाए ना कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है वो कैसी है, रोगी पुत्री है। कैसी है, रोगी पुत्री, ये रोगी पुत्री, ये दोनों क्या हैं, रोगी पुत्र हैं। कैसे हैं, रोगी पुत्र। जब रोगी पुरुष का जो क्रॉस है वो यदि रोगी स्त्री से यदि करा दिया जाए तो हमें जो देखने को मिलता है वो क्या है, 50% रोगी पुत्री। क्या, वाहक नहीं बोल रहा हूं, रोगी पुत्री बोल रहा हूं। दोनों एक्स गुणसूत्र पर वर्णांधता का एलील है और 50% जो है वो रोगी पुत्र हमें देखने को मिलते हैं, X0Y। ये तो हमें लगभग चारों कंडीशन में देखने को मिला है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो क्या है, 50% रोगी पुत्री। यदि रोगी पुरुष का क्रॉस जो है यदि रोगी स्त्री से करा दिया जाए, रोगी किसकी होगी, वर्णांधता से, ठीक है, ध्यान रखना है, तो देखने को मिलता है कि संतति जो है उस संतति में 50% जो लड़कियां जो हैं या पुत्रियां जो हैं वो वर्णांधता रोग से रोगी पाई जाती हैं। कैसी पाई जाती हैं, रोगी पाई जाती हैं। एक्सेप्शन होता है 1 या 2% लोगों में पाई जाती हैं। तो ये जो कंडीशन है वो भी क्या है, मोस्ट। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कुछ नहीं किया है, रोगी पुरुष का क्रॉस रोगी स्त्री से कराया है, रोगी पुत्री प्राप्त हुई कितनी, 50%, 2 का रेशो, और ये क्या है, रोगी पुत्र है दोनों, ठीक है। तो ये जो है हमने वर्णांधता की वंशागति हमने यहां पर पढ़ी है, जिसको वंशावली भी आप बोल सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये हमने आज वर्णांधता के बारे में अध्ययन किया है। याद रखना है, लिंग संलग्न प्रकार का रोग है, एक्स गुणसूत्र पर वर्णांधता का एलील पाया जाता है। किस पर पाया जाता है, एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। इसका जो एलील है वो कैसा होता है, रेसेसिव होता है, अप्रभावी होता है। मादाएं जो है इस रोग की क्या होती है, वेक्टर होती हैं, वाहक होती हैं। 1 या 2% में जो है वो मादाएं रोगी हो सकती हैं। वंशावली का हमने अध्ययन कर ही लिया है अभी। होता कुछ नहीं है, वर्णांधता का जो रोगी है उस रोगी में जो है लाल, हरे और नीले रंगों में जो है वो विभेद नहीं कर पाता है, अर्थात रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। इसलिए इसको क्या क्या देते हैं, वर्णांधता कहते हैं। इसका दूसरा जो नाम है वो भी आप याद रख लेना, प्रोटोन दोष भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोन दोष भी, प्रोटोन दोष या डॉल्टिज्म इसको भी बोला जाता है। क्या, इसको डॉल्टिज्म भी बोला जाता है, डॉल्टिज्म भी इसको बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। हो सकता है आप प्रोटोन दोष पूछ ले, कई बार डॉल्टिज्म पूछ ले, तो वर्णांधता के ही अन्य नाम है ये, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे भी जो है इस मजेदार टॉपिक का आनंद ले सकें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, लक्ष्य को जो है निर्धारित करके चलिए कि हमें ये करना है आगे चल के। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रोग के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। आज के लिए बाय, थैंक यू।